नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेंट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 15 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का चयन अपने और अपनी समाज और संस्कृति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक बुद्धिमत्ता का काम है। देखिए, ये बात जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी कि जो पर्यावरण का चयन है वो अपने और अपनी समाज और संस्कृति के जो उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए करना एक बुद्धिमत्ता का काम है। तो ये बात कही थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करी तो उनका जो मानना था, इन भाई साहब का मानना था कि जो आईक्यू है वो परीक्षणों में अच्छे अंक लेने तक सीमित नहीं होता, मतलब कि वो वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त करने की एक क्षमता है। और इसीलिए इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में भी जो है वो विभाजित किया था, जिसमें इन्होंने बुद्धि को एनालिटिकल इंटेलिजेंस, विश्लेषणात्मक बुद्धि, मतलब कि बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो भी जो है वो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बोली थी एक एनालिटिक इंटेलिजेंस होता है आपका, विश्लेषणात्मक बुद्धि होता है, एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है सृजनात्मक बुद्धि, जो कि नई परिस्थितियों और पुराने अनुभवों का उपयोग करके नए समाधान की जो है वो खोज करता है। और तीसरा बोला इन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपका सफल बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि या सफल बुद्धि। तो 3 प्रकार से बुद्धि की बात की थी कि इन्होंने बोला कि उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था स्टर्नबर्ग साहब ने। इन्होंने बोला कि बुद्धि विश्लेषणात्मक भी होती है, सृजनात्मक भी होती है, व्यवहारिक भी होती है। इन्होंने बोला कि यदि कोई आपका पर्यावरण, मतलब कि यदि कोई पर्यावरण व्यक्ति के लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है तो एक नया पर्यावरण चुनता है और वो उसके उद्देश्य के, ताकि वो उसके उद्देश्य और जो संस्कृति है उसके अनुरूप हो। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ऑप्शन में एक नाम दिया है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के द्वारा यहाँ पे बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया गया था। और गिलफोर्ड के द्वारा ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मतलब कि इन्होंने बुद्धि के 120 से 150 180 कारकों का वर्णन किया है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 के किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में समय में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप 7876145409 पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बात करें स्पियर्समैन के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। स्पियर्समैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जो 2 फैक्टर थ्योरी है बुद्धि की, वो किसने दी? स्पियर्समैन ने दी थी। तीसरा नाम है थ्रस्टन कौन है? तो इनके द्वारा प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का जो सिद्धांत है वो मनोविज्ञान में किसने दिया? तो वो आपका थ्रस्टन साहब के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके नई समस्याओं का सृजनात्मक रूप से समाधान करना डैश कहलाता है। देखिए, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएटिवली टू सॉल्व नोवल प्रॉब्लम्स इज नोन एज। देखिए, जो पूर्व जो अनुभव है, पहले के जो अनुभव है उनका यूज किया और नई जो समस्या आपके सामने आ रही है उनका सृजनात्मक रूप से समाधान करना जो है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका अनुभाविक बुद्धि कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस कहलाता है। मतलब कि पहले के जो जितने भी आपके एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उनका प्रयोग किया और नई जो समस्या है उनका आपने क्रिएटिव रूप से समाधान किया, तो वो आपका अनुभाविक बुद्धि है। ये परिभाषा है किसकी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये परिभाषा जो है वो परिभाषा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की। ये परिभाषा भी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की है कि अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग किया और नई समस्याओं का सृजनात्मक रूप से समाधान किया। तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की एक परिभाषा है जो कि बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत की है, बुद्धि के ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की है। साथियों, यहाँ पे ऑप्शन दिया है संगीतात्मक बुद्धि। अब संगीतात्मक बुद्धि क्या होती है? तो जब भी मैं बात करता हूँ संगीतात्मक बुद्धि की, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, तो यह हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का एक हिस्सा है। संगीतात्मक बुद्धि मतलब कि इसका संबंध जो है जो संगीतात्मक बुद्धि का है, क्वेश्चन आ सकता है कि संगीत ध्वनि को समझने या उसको बनाने से जो है वो जुड़ी है, वो संगीतात्मक बुद्धि है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें पूर्व का अनुभव हम क्यों उपयोग करेंगे और नई समस्याओं का सृजनात्मक रूप से क्यों हम जो है वो आंसर निकालेंगे। तो
अनुभाविक बुद्धि की जब भी हम बात करें, जिसको एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। इसमें हम सृजनात्मक बुद्धि भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये नॉर्मल ये भी आ सकता है कि अनुभाविक बुद्धि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सृजनात्मक बुद्धि भी इसको कहा जाता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, तो अपने जो पूर्व के जो अनुभव है उनका उपयोग करेगा और उनका उपयोग करके नई और अनोखी समस्याओं का हल निकालेगा। और यही प्रश्न आपके मतलब कि इस प्रश्न का एक सटीक प्रश्न का आंसर आ रहा है। अब जी अंतर व्यक्तिक बुद्धि क्या होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ये भी गार्टनर के सिद्धांत का ही एक हिस्सा है। इसका अर्थ है कि दूसरों की भावना और इच्छाओं को उनकी प्रेरणाओं को समझने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। चौथा है कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब कि इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। सांदर्भिक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। मतलब कि इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है ना, वो अपने पर्यावरण और परिस्थितियों के अनुसार खुद को कैसे ढाल रहा है, या फिर वो वास्तविक दुनिया में समस्याओं को कैसे सुलझा रहा है, इसे ना स्ट्रीम स्मार्ट भी कहा जाता है। अक्सर जो सांदर्भिक बुद्धि है इसको स्ट्रीम स्मार्ट भी कहा जाता है। मतलब कि हम क्या है यहाँ पे व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपने पर्यावरण या परिस्थितियों के अनुसार खुद को कैसे ढालता है उसको कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस कहेंगे। मतलब कि वास्तविक दुनियाओं की समस्याओं को कैसे सुलझाता है, वो सांदर्भिक बुद्धि होती है। और जब हम पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके नई समस्याओं का सृजनात्मक रूप से समाधान करते हैं तो उसको अनुभाविक बुद्धि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति में दूसरे लोगों की अभिप्रेरणाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने की योग्यता है तो वो उसे क्या कहा जा सकता। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जिसके माध्यम से हम दूसरों की प्रेरणाओं को, दूसरे के मोटिवेशंस को, भावनाओं को बोले तो इमोशंस को, बोले तो आपकी व्यवहारों को, बिहेवियर को समझते हैं, तो वो आपका क्या होता है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि होता है। थोड़ी देर पहले बताया था। और शुरुआत से लेकर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सेम ही चले रहे हैं। और जब भी आपका पेपर होता है तो उसमें भी सेम घूमते हैं क्वेश्चन, एक ही टॉपिक से 4-4, 5-5 क्वेश्चन साइकोलॉजी के दे दिए जाते हैं। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता तो आपके सारे क्वेश्चन गए। लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि आप समझ गए होंगे, जिसमें हम दूसरों की मोटिवेशंस को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को समझने का काम कर रहे हैं, वो होती है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। समझने की हमारे अंदर एबिलिटी है, योग्यता है। साथियों, ये जो बुद्धि है मनोवैज्ञानिक, जो ये आपकी बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड गार्डनर का है, उसकी है आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर व्यक्तिक बुद्धि जो है वो आपके हार्वर्ड गार्डनर की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये बात आपको डिटेल से याद हो गई होगी कि आपकी अंतर व्यक्तिक बुद्धि क्या होती है, इंट्रापर्सनल जो है इंटेलिजेंस क्या होती है। अगला है आपका भाषागत बुद्धि। इसके बारे में भी थोड़ा बता देंगे। चलो, इसका आंसर तो ये है, जहाँ पे हम दूसरे लोगों की मोटिवेशंस को, फीलिंग्स को, बिहेवियर्स को समझने की योग्यता रखते हैं, उसको तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, तो भाषागत बुद्धि जो होती है आपको कल के लिए आ सकती है, जहाँ पे हम शब्दों और भाषा का कुशल प्रयोग की जो क्षमता होती है। कुशल होता है आप स्किल, जो आपकी जो स्किल है, आपका जो भाषा है, आपकी जो शब्द है, उस पर जो अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपकी अच्छी क्षमता, उसको भाषागत बुद्धि बोलते हैं। अगला है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये सामाजिक मेलजोल से संबंधित है, लेकिन कि ये गार्डनर के सिद्धांत में अंतर व्यक्तिक बुद्धि का एक बेहतरीन जो है वो क्या है, एक उसी से जुड़ा है सामाजिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाव का जो नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। अगर बात करें लॉ ऑफ इफेक्ट की, प्रभाव के नियम की, तो ये आपका थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दिया गया था। ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रभाव का जो नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किसके द्वारा, तो ये दिया गया था आपका किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। साथियों, जो उनके जो सीखने के सिद्धांत है थॉर्नडाइक के, लर्निंग जो थ्योरीज है, जिन क्रियाओं का परिणाम संतोषजनक होता है तो उन्हें उन्हें जो है दोहराए जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो ये दिया था आपका थॉर्नडाइक साहब ने प्रभाव के नियम में। प्रभाव का जो नियम है वो मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण, साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण जो है वो नियम है। ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब हैं, उनके द्वारा ये लॉ ऑफ इफेक्ट कब दिया गया था, तो ये दिया था इनके द्वारा 1998 में। साथियों, बात करें सरल शब्दों में, मैं आपको नॉर्मल भाषा में अगर यहाँ पे बताऊँ कि अगर हम किसी काम को
जो है वो किसी काम को करने के बाद सेटिस्फेक्शन या हमें सुखद परिणाम मिलता है तो वो काम हम बार बार करेंगे। मतलब कि अगर हमको शाबाशी मिल रही किसी काम से तो हम वो बार बार करेंगे भाई। ठीक है, तो ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस ये मतलब कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो क्या है, पुरस्कार और दंड की बात भी कही थी। मतलब कि स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वहाँ पर जो है वो क्या है, आपका रिइंफोर्समेंट के सिद्धांत का भी ये आधार बाद में बनता है। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ऑप्शन में दिया स्किनर। स्किनर ने क्या किया, तो स्किनर के द्वारा दिया गया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर भी थोड़ा बहुत काम करता है। उसी प्रकार इवान पेवलोव जो है वो इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, कुत्ते वाला प्रयोग किया। ये प्रभाव के नियम के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन पेवलोव की आपको थ्योरी याद रखनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और कोहलर ने क्या किया, तो कोहलर का सूज का सिद्धांत, और जो कि कोहलर ने एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या सूज का सिद्धांत है, यहाँ पे सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था और इस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था कोहलर साहब ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है। देखिए, व्यक्तिक मनोविज्ञान जो है, इंडिविजुअल जो साइकोलॉजी है उसके जो फादर है वो आपके अल्फ्रेड एडलर साहब है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहा जाता है। साथियों, अगर मैं कहूँ तो इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के लिए यहाँ पे जो है इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि हीन भावना और सामाजिक हित जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया था। उसी प्रकार ऑप्शन में अल्फ्रेड बिने दिया, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण जो किया था वो बिने साइमन स्केल 1904 या 5 के आसपास अल्फ्रेड बिने ने किया था। उसी प्रकार एक नाम है डेविड हल। तो डेविड हल ये मुख्य रूप से ड्राइव जो रिडक्शन थ्योरी है उसके लिए प्रसिद्ध है डेविड हल। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक के जनक है अल्फ्रेड एडलर। अगला क्वेश्चन है कि कालिक स्मृति कितने समय के लिए सूचना को आपका धारित रखती है। देखिए, फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। देखिए, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अल्पकालिक जो स्मृति होती है, एसटीएम जिसको आप बोलते हैं, ये जो है आपके शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो क्या है, मेमोरी को अपने माइंड में रखती है। साथियों, अल्पकालिक स्मृति की जब भी बात करें इसको कार्यशील स्मृति भी कहा जाता है। ये वो प्रणाली है जो बहुत कम समय के लिए जो है वो अपने आप में माइंड में सक्रिय रखती है चीज़ों को। ये 30 सेकंड से कम यहाँ पे अपने माइंड में चीज़ों को रखती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना, लगभग 15 से 30 सेकंड चीज़ों को याद रखती है। आपके जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसके कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि समृद्धि स्मृति, सेंसरी मेमोरी। सेंसरी होती है जो सिर्फ मिली सेकेंड से या कुछ सेकंड तक, 1-2 सेकंड तक चीज़ों को याद रखती है। दूसरी होती है आपकी अल्पकालीन स्मृति जो 30 सेकंड तक या उससे कम याद रखती है। तीसरी होती है दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि मोर देन 50 सेकंड या कई दिनों तक, जीवन भर या कई घंटों तक चीज़ों को याद रखती है, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो एसटीएम आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपकी सेंसरी मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम, ये तीनों मेमोरी के प्रकार आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल ऑफ जो साइकोलॉजी है, इस किताब के जो राइटर हैं वो आपके विलियम जेम्स है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विलियम जेम्स ने 1890 में किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। साथियों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब जो है वो विलियम जेम्स ने लिखी है। विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। विलियम जेम्स कौन है, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इनको अमेरिकी मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। विलियम जेम्स की बात करें, इन्हीं को प्रकार्यवाद का जनक, फंक्शनलिज्म का जनक, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद, तो प्रकार्यवाद का जन्म या आपका फंक्शनलिज्म का जनक भी किसको कहते हैं, आपका विलियम जेम्स को कहते हैं। उनकी एक पुस्तक मनोविज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। इनको अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक और आपका प्रकार्यवाद का जनक, फंक्शनलिज्म का जनक भी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन कौन है, तो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश
जीव विज्ञानी हैं और इनके द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, मतलब कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने कब लिखी है, तो 1859 में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनके द्वारा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आपका विकासवाद का सिद्धांत के लिए ये जानी जाती है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के जो राइटर हैं वो आपके चार्ल्स डार्विन हैं। एक नाम है सिगमंड फ्रॉइड। इनके द्वारा कई बार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि इनके द्वारा फादर ऑफ किसका इनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो मनोविश्लेषणवाद के जनक जो है वो आपके सिगमंड फ्रॉइड है। और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो पुस्तक है वो लिखी थी आपके किसने, तो वो लिखी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। साथियों एक नाम और दिया है विलियम वुंट। कौन है ये विलियम वुंट, तो इनको आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि इनके द्वारा विश्व के अंदर पहली प्रयोगशाला की स्थापना क्या की गई थी, प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विश्व में किसने की थी। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि प्रथम प्रयोगशाला की जो स्थापना है या फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब है वो दुनिया के अंदर बनाई थी तमाम दोस्तों विलियम वुंट ने। इन्होंने जो है ये पहली जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में बनाई थी, जर्मनी के लिप्जिंग में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। इनकी एक बुक है जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल आपका साइकोलॉजी याद रखना है, जिसका नाम कभी कभी आपको भ्रमित भी कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का श्रेय मुख्य रूप से विलियम जेम्स को भी जाता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी या प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, तो ये दोनों बातें आपको अगर आएगा खाली प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी तो आएगा विलियम जेम्स, लेकिन अगर आपको याद आएगा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी तो आएगा विलियम वुंट। दोनों नाम आपको डिटेल से याद रखना है। ये आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है। दोनों ही ऑप्शन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये पुस्तक लिखी है विकासवाद के जनक चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान डैश है। देखिए मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान एक आपका कैसा विज्ञान है, मनोविज्ञान एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। इसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, सामाजिक विज्ञान की तरह है, सोशल साइंस की तरह है। क्योंकि मनोविज्ञान का मुख्य रूप से जो है वो सोशल साइंस इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि ये मनुष्य और अन्य जो जीवित प्राणी हैं उनके व्यवहार और उनकी मानसिक प्रक्रियाएं, उनकी जो सामाजिक परिवेश है, उनके साथ इंटरेक्शन बोले तो अंतर्क्रिया करने का अध्ययन करता है। इसीलिए मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान भी कई बात में असल मायने में सही कहा गया है। ना इसको जैविक विज्ञान कहेंगे, ना भौतिकी विज्ञान, ना इसको प्राकृतिक विज्ञान। मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान इसीलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ मनुष्यों की बात हो रही है, जीवित प्राणियों के व्यवहार की बात हो रही है, आपके मानसिक प्रक्रिया और उनके सामाजिक परिवेश के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है उनकी बात हो रही है। क्योंकि जैविक विज्ञान जो है वो क्या है, अब आप बात करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस क्यों नहीं। यद्यपि मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जैव विज्ञान है, बायोसाइकोलॉजी है, लेकिन ये मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का अध्ययन करता है। लेकिन मनोविज्ञान केवल जैविक विज्ञान तक सीमित नहीं है। ये विज्ञान मुख्य रूप से जीवित और जीवों के भौतिक कार्य और उनसे भी ऊपर जो संरचनाएं हैं उन पर जो है वो केंद्रित होता है। भौतिक विज्ञान भी नहीं हो सकता। आपका फिजिकल साइंस क्यों होगा, फिजिकल साइंस नहीं होगा क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ और ऊर्जा और उनके बीच होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक विज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ प्रकृति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हर एक चीज़ की बात हो रही है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इससे आगे की जो हमारी वीडियो है वो आपको ठीक कल मैं आपके बीच सुबह अपलोड कर दूंगा 6 से 7 बजे के बीच में, जहाँ पे हम पहला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो तमाम साथियों को अगर हमारे साथ जुड़ना है, हैंड रिटन नोट्स लेने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।